हाँ। तो जो हमारा एनर्जी है, अब जैसे मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, वो हर बात पे हनुमान जी, राम जी की जय, हनुमान जी की जय ऐसे करता था। तो मैंने उसको एक सेकेंड, तो वो हर बात पे राम जी की जय, हनुमान जी की जय। तो मैंने हाँ। कहा कि भाई इतनी बार जय बोलने से कोई फायदा हो रहा हो तो बोलो, नहीं बोल रहा हो तो मत बोलो। अरे आप हाँ। मुझे राम जी की जय, हनुमान जी की जय बोलने से रोक रहे हैं, आप तो बड़े दुष्ट प्राणी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो, बट राम जी की जय जो है उसके साथ अगर आप सीताराम जी की जय बोलोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। अब साधु समाज में चिंतन कैसा चलता है? साधु समाज में ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या माना गया है? किसी भी तरह से स्त्री का चिंतन ना हो, हम्म। किसी भी तरह से स्त्री का चिंतन ना करा जाए। तो फिर मैंने उसको समझाया कि मैंने तो सारी जिंदगी जो है ना पूजा पाठ करता रहेगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा, स्त्री का राइट। चिंतन करना ही पड़ेगा। हम्म। और यहाँ पे स्त्री का चिंतन नहीं हो रहा है, माँ का चिंतन हो रहा है। हम्म। अब किसी व्यक्ति को क्या आप उसकी डोमेन से डेविएट कर सकते हो जिसने सारी जिंदगी एक काम करा हो? और जब आप उसे डेविएट करोगे तो वो डेविएशन में फोर्स कितना अप्लाई होगा? तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स पे करना होगा। तो मैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब हमारे यहाँ जितना भी स्पिरिचुअल प्रोसेस है वो कहीं भी गया, अगर वो गया सिर्फ उसका एक ही सोर्स कोड है, साधु। तो अगर कोई मान्यता किसी साधु की है हम्म। तो वो घर घर को वैसे ही प्रेरित करेगी। तो क्या ऐसा नहीं है कि साधु समाज में गलती नहीं हो सकती? हजारों गलतियां पॉसिबल है। हो सकती है। हम्म। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल साधु समाज में उनको ध्यान साधना करने का जो भी किसी को नियम बताया हो, उसमें महिलाएं जो हैं वो पीरियड्स में होती हैं, तो वहां पर उनको उससे अशुद्धि की समस्या होती है। हाँ। तो किसी ने अगर हमारा चिंतन शुद्ध और अशुद्ध पे डाला तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से वो दिक्कत आएगी, आएगी ना, थॉट प्रोसेस में हाँ। आएगी। आप हम्म। उसको रेजिस्ट करोगे, उस एस्पेक्ट को देखते रहोगे कि। तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो मैंने हम्म। उसको बोला कि मैंने कहा भाई मैं तो इन सब चीजों को नहीं मानता। अरे नहीं, लड़कियों को पूजा में नहीं बैठना चाहिए अगर पीरियड्स हैं तो। मैं सुनता रहा उसकी बात। मैंने कहा भाई, अच्छा, मैं साधु से भी, जैसे मतलब मैं किसी भी व्यक्ति से बात करता हूँ, मैं साधु से भी वैसे बात करता हूँ। उसका रीजन सिर्फ ये है कि मैं 8-9 वर्ष की उम्र से साधु समाज में उठ बैठ रहा था, मेरे गुरुजी के पास ये। जाता था। और मैं बच्चा था हम्म। तो मतलब वहां पर जैसे भी लोग साधु के तौर पे आते थे, वो सब के सब जो है वो जानते थे, उनसे बात सारी की सारी पता थी। तो जब मैंने हम्म। उस पार्ट के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करा, तो मैंने बोला कि मैंने कहा भाई, ये महिलाओं के अंदर जो पीरियड्स की प्रक्रिया है ये तुमने दी है क्या? बोले मतलब? मैंने कहा ये भगवान की दी हुई प्रक्रिया है, भगवान की दी हुई प्रक्रिया को भी तुम शुद्ध और अशुद्ध कर रहे हो। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया। हम्म। खैर वो उसको जितनी बात बोली थी उसके बाद वो समझ में नहीं आया। मैंने मेरे गुरुजी को बोला, बोले नहीं देखो ऐसा है कि साधु समाज की प्रक्रिया और नॉन साधु समाज की प्रक्रिया का हिसाब किताब फर्क होगा, यहां तक तो एक्सपेक्टेड है। बट अगर आप उस पूरे पॉइंट ऑफ टाइम में जो पुराना समय था उसको जब आप ध्यान से देखोगे, तो उतनी देर उस स्त्री को एक अलग रूम में रहने की व्यवस्था की जाती थी। तो हम्म। घर में एक रूम केवल उसी चीज के लिए छोड़ा जाता था कि जाके तौर पे। तो मैंने बोला, मैंने गुरुजी अगर सिर्फ शुद्धि और अशुद्धि का ही चिंतन चलेगा तो उद्देश्य का चिंतन कहाँ से बैठेगा? बोले वो भी ठीक है। तो तब उन्होंने मेरे को जो है बोले चल, तुझे, तूने उद्देश्य की बात बोले तो तुझे उद्देश्य बताता हूँ, ऐसे करके उन्होंने मुझे वो समुद्र मंथन समझाया। फिर वाराह अवतार की बात आई एक दिन, तो जब वाराह अवतार की बात आई तब भी यही वाला पार्ट था। तो वाराह अवतार मतलब सुअर, वाराह राइट। अवतार मतलब सुअर। सुअर। पृथ्वी जल में डूब गई थी, सुअर
वारा अवतार के रूप में नीचे गया, उसने अपनी थुतनी पे पृथ्वी को ऊपर उठाया और ऐसे करके वो पृथ्वी को लेकर आए। अब यस। ये हो गया मेटाफर का स्टोरी। हम्म। अब आप इसी चीज को रियल टाइम साइंस के तौर पर जो है इमेजिन करिए। पृथ्वी क्या कभी पानी में डूब सकती है? नहीं। कि आप पृथ्वी को नीचे से गए और पानी से बाहर निकाल कर लाए, क्या ऐसा टेक्निकली हम्म। पॉसिबल है? इट इज नहीं इम्पॉसिबल, पॉसिबल। साइंटिफिकली इट्स पॉसिबल इम्पॉसिबल। नहीं है। अब आप इसको ऐसे इमेजिनेशन करिए कि पूरी पृथ्वी जो है उसमें जो ग्लेशियर थे वो पिघल गए, तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, कहीं पर भी आपको पृथ्वी का ट्रेस नहीं दिखेगा, सारे हम्म। पहाड़ वगैरह सब पानी के अंदर डूब गए। या। ठीक है। उसके बाद एक बादल आया तेज गर्मी के साथ, और उसने पृथ्वी का जल सोख लिया। तो जो तेज गर्मी थी, जब एक एंड पर बहुत गर्मी होगी तो दूसरे एंड पर बहुत ठंड होगी। ठंड होगी। जिस जगह बहुत ठंड होगी उस जगह पूरा स्ट्रक्चर जो है वहां पर ग्लेशियर की फॉर्मेशन हो जाएगी। हम्म। जिधर गर्मी होगी वहां से वेपोराइजेशन होगा, और जो बादल है वो बादल जो है उसमें वो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपने क्या करा, ग्लेशियर और इवेपोरेशन के थ्रू पृथ्वी को ऊपर लेकर आए। राइट। तो वाराह अवतार अग्नि का स्वरूप होगा, जिसने पूरी पृथ्वी के जल तत्व को ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया। उतना उसने वेपोराइजेशन के थ्रू पूरे अर्थ के ऊपर, थ्रू क्लाउड्स उसने वो पानी को छोड़ दिया। हम्म। तो वारा अवतार को जब मैं उसका बीज मंत्र लिखूंगा और आप उसकी अग्नि को ऑब्जर्व करेंगे तो वो अग्नि बिल्कुल डिफरेंट तरीके की होगी। अब हम्म। साइंस का पार्ट कौन मानेगा? जो सोच में प्रोग्रेसिव रहेगा। जो रूडिमेंट्री रहेगा वो वाराह बनाकर ही देवी की पूजा करेगा। नहीं नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं टच कर सकता, तुम लोग मेरी देवी से छेड़छाड़ कर रहे हो। तो मेरे को बहुत लोगों ने इस बात के लिए रेजिस्ट करा, पर मैं किसी के रेजिस्टेंस से रुक नहीं सकता। मेरे को व्यक्तिगत रूप से ये स्वीकार ही नहीं है कि मैं जिस अधिष्ठात्री की पूजा करता हूं उसका चेहरा कोई वारामुखी कैसे कह सकता है, या किसी को बगलामुखी के तौर पे, मतलब एक बगुले की शक्ल का कह कैसे सकता है। या। कोई कह के तो दिखाए कि मेरी माँ को, मेरी माँ के बारे में ऐसे है कि सुअर सी दिखती हो या वो, मैं तो मुक्का मारने खड़ा हो जाऊंगा। तो ये अप्रोच की बात हो गई जी। लक्ष्मी मैम बताइए। आप म्यूट है मैम, मतलब आपका साउंड का वो क्लिप नहीं लगा हुआ है, म्यूट तो नहीं है आप, लेकिन आवाज नहीं आ रही आपके बोलने की। अभी भी नहीं आ रही। Can you hear me now, sir? हाँ जी। Can you hear me now, sir? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है। Can you hear me now, sir? Now? अब मैं Sir, कैसे बोलूं, मैं तो 3 बार तो बोल चुका तो हूं। नहीं समझ में आ रहा है। sir, sir, can you hear now? Now? इसमें यस। मैसेज भी तो लिख सकते हैं ना। Sir, can you hear now? मैडम आवाज तो आ रही है लेकिन हमारी आवाज आपको नहीं पहुंच रही। Oh, yes, yes, I'm able to hear you now, sir. So this is the sorry, sir, this is the problem with my audio and video. Some issue is there. Anyways, so I just came to the meeting when you were explaining about whether to do pujas during periods or not. So what is your take on that, sir? Wait, can we do during periods or should हाँ we हाँ, avoid? उसमें, अरे उसमें कोई पीरियड आपने थोड़ी बनाया, भगवान ने बनाया, तो जो भगवान ने बनाया वो तो नेचुरल प्रोसेस है ना, उसमें क्यों दिमाग लगाना। जो Okay, so नेचर we can do. प्रोसेस है वो, उसमें क्यों दिमाग Okay. लगाएंगे। वो तो कोई ऐसी चीज हो जिसमें कि आप कोई Mm, चीज अगर कर रहे हो तो उसके तौर पे उसको mm. देखा जाएगा, वरना जरूरत ही क्या है। So Havans and Kunkumarchana, that also we can do. Abhishekam, that also मैडम we can do. कुछ कुछ भी कर लीजिए, अगर आप Okay, अपने sir. आप को शुद्ध और Yeah, अशुद्ध got it. मान रहे हैं, अगर Mm, आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को mm, शुद्ध और अशुद्ध मान रहे हैं, mm, 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 ठीक है ना। मैं मेरी mm. मदर के वूम में था, Okay. मैं मेरी Mm, मदर के वूम में था, तो okay. वो मदर का Mm. वूम जो है वो शुद्ध था कि अशुद्ध था? Shuddh. भाई मेरी क्रिएशन जहां पर हुई है वो खराब जगह हो ही नहीं सकती ना कभी भी। और जो Okay, मेरी so that. मदर का पार्ट Mm. है तो वो कैसे खराब हो सकता है?
Yeah, makes sense, sir. Yes, absolute sense. So we can go to temples also during that time. That means. देखिए, ये ये सोशल बिहेवियर पैटर्न है। सोशल Okay. बिहेवियर पैटर्न में हमें उन चीजों Hmm. का ध्यान रखना चाहिए जो Hmm. सोशल सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। Okay. मैं अगर कोई चीज कर रहा हूं Hmm. व्यक्तिगत Hmm. रूप से, जितना मेरा क्षेत्र है वहां पर मेरी ही चलेगी। Okay. मंदिर Okay. में मंदिर के जो अधिकारी हैं उनकी चलेगी। मैं ये नहीं कह सकता Okay. कि कभी भी मैं जाऊं, Okay. मैं मंदिर में जा सकता हूं, मंदिर तुम्हारे बाप का थोड़ी है, वो सब नहीं Hmm. चल Hmm. सकता। मैं मेरे Hmm. घर पे कोई भी Hmm. रिचुअल को मानूं नहीं मानूं, ये मेरा Hmm. व्यक्तिगत मैटर है। Okay, sir, I got it. So your answer is yes, we can go ahead and do any puja, any havan, any abhishekam, right? विद इन योर प्रिमाइसेस। Okay, अगर within आप your कोई भी house. ऐसा कोई प्रयोग कर Hmm. रहे हैं, कोई एक्टिविटी ऐसे कर रहे हैं, मान Hmm. लीजिए आप किसी मंदिर में गए या किसी जगह आपने Hmm. एक पंडित को बोला कि मेरे को ये पूजा Hmm. करवानी है, और Hmm. पंडित जो है वो आपको अशुद्ध मानता है कि उस समय Hmm. आपको ड्यूरिंग पीरियड्स पूजा नहीं करनी चाहिए, तो Hmm. पंडित से Hmm. ये परमिशन लीजिए कि क्या आप करवा Hmm. सकते हैं या नहीं करवा सकते, क्योंकि Okay, सोशल okay, got डोमेन है। it. सोशल डोमेन है। कोई मेरे घर का Okay. राज थोड़ी चल रहा है कि मैं पूरी दुनिया पे अपना राज डाल Yes, दूंगा। yes, true, true. So if social domain is not an issue, that means cosmically there is nothing wrong in that, right? एब्सोल्युटली। हमने एक्चुअली Okay. एक क्लास करी थी अभी, क्योंकि आपको जब कल या परसों वाला Hmm. जो क्लास था ना, उसमें Hmm. जो भी दिक्कत आई उसके रीजन सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक डिस्कशन कंक्लूड हो रहा था, और Okay, okay. नई क्लास आज से शुरू हो रही है। Okay, no problem, sir. No problem. With ठीक है ना, absolute तो gratitude to you. Yeah, yeah. And love to everyone here. Apologies if you felt अरे bad yesterday. अरे Love कोई to everyone here. कोई अपोलॉजी का मैटर नहीं है। हमारे ग्रुप में दो लोग हैं, एक कीर्ति मैडम है, एक रूपा जी हैं। Hmm. ये दो लोगों ने Hmm. एज ए वॉलंटियर अपने आप को रखा, क्योंकि बीच में, क्योंकि Okay. कभी ट्रैवल करता हूँ या मेरा कोई पॉडकास्ट का शूट वगैरह होता है, तो उस Hmm. सिचुएशन में क्या होता है कि मैं वो टाइम Hmm. लाइंस पे क्लास नहीं ले Hmm. सकता। तो No मैंने problem, sir. इनको I बोला got कि it. Yeah. क्योंकि हमारे Hmm. ग्रुप में कॉन्टिन्यूसली नए नए लोग आ Hmm. रहे हैं, Hmm. तो हम Yes, सबसे yes. पहले जो है उनको एक Hmm. हैंड होल्डिंग हो जाएगा, उनको पता चल Yes. जाएगा कि Yes. ये व्यक्ति उसके तौर पर है। तो हमारे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो Hmm. कोर्स के, वो कैसे हैं कि Hmm. हम सबसे Hmm. पहले थंब गेजिंग कराते हैं। Okay. Okay. थंब गेजिंग के बाद थंब की Hmm. ऑरा देखते हुए फिर पूरे अपने हाथ की ऑरा देखी जाती है। हाथों के Okay. बाद दोनों हाथों की ऑरा देखी जाती है। फिर Okay. प्लांट्स, एनिमल, उनकी ऑरा देखी जाती है। फिर डे की Okay. ऑरा और नाइट की ऑरा का डिफरेंस देखते हैं। फिर Okay. डायरेक्शन की ऑरा का डिफरेंस देखा जाता है। Okay. Hmm. इन दिस फॉर्मेट हमें Hmm. अपने आप को इस तरह से एलिवेट करना होता है, सो दैट कि हम अपनी और Hmm. दूसरे की किसी की भी ऑरा को देख सके। Okay. जब Yes. हम जब हम दूसरे की ऑरा देखने के लिए एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब Hmm. हमें पता चलता है, जबकि ये बीज मंत्र को यूज करने पर Hmm. मेरी या दूसरे की ऑरा में कितना फर्क आया। Okay. Hmm. तो Hmm. Makes sense. Yes. मैंने कल कीर्ति जी को यही रिक्वेस्ट करा था कि आप थंब गेजिंग और ऑरा रीडिंग ही करवाना, Hmm. डोंट गो बाय द बुक। इस Okay. वजह से वो कंफ्यूजन का रीजन मैं था, और कोई भी नहीं Oh, था। no, sir. Sorry. तो Not at मेरा all. It was एस्पेक्ट कहने का interesting. ये Yeah. था कि Hmm. कीर्ति जी जो है वो हमारे Hmm. ग्रुप में, शी इज अ होम्योपैथी डॉक्टर, रूपा जी जो है शी Hmm. इज अ जर्नलिस्ट। तो हम एक नया प्रयोग कर रहे थे इस ग्रुप के साथ कि कैन वी Hmm. क्रिएट अ इकोसिस्टम फॉर डिस्कशन वेयर Hmm. एवरीबडी Hmm. इज अ टीचर। देखो, मैं आपको जो Okay. चीज समझाना चाह रहा हूं वो ये है Hmm. कि Hmm. अब आप थोड़ी देर अपना वीडियो ऑन कर लो, और ऑडियो जो है अगर ऑफ भी Some रहेगा तो भी issue कोई with दिक्कत। my. Yes, sir. Yes, yes. I will switch on my. Uh, आप इशारे से ही बता पाओगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ। अब क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता, हमारे यहाँ क्या है, एक रामकृष्ण परमहंस है और दूसरे जो है विवेकानंद है। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे को जो ग्लोरीफाई करा गया वो विवेकानंद ग्लोरीफाई करा गया, किसी ने रामकृष्ण परमहंस को ग्लोरीफाई नहीं करा। तो मैंने जब ये पूरा सिचुएशन को आइडेंटिफाई करा, तो मुझे
वो पावर्स चाहिए जिससे कि मैं काली से, जैसे रामकृष्ण परमहंस बात करते थे डायरेक्टली, मैं काली से वैसे संवाद करूं। मुझे विवेकानंद बनने में कोई चार नहीं है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के पैर छूने से विवेकानंद को इंट्यूटिव एबिलिटीज मिली। विवेकानंद के पैर छूने से किसी को कुछ नहीं मिला, थोड़ी बहुत अवेयरनेस का फर्क आया। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब रामकृष्ण परमहंस बने, उनके अंदर जो डिवाइन एबिलिटीज हैं वो इस तरह से जागृत हो कि सब लोग फिनोमिनली वर्क करें। जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये होगा कि एवरीबडी इज डिवाइन और हर एक को डिविनिटी कलेक्ट करे, तो फिर वहां पर मास और क्लास का डिस्टिंक्शन खत्म हो जाएगा। दैट्स द रीजन मैं इस पूरे प्रोसेस में कभी भी सैफरॉन अटायर में नहीं आया। अगर मैं आज साधु का वेश में आ जाऊं, मैं और आरती, बिलीव मी, कोई व्यक्ति भारत में तो इतना केपेबल है नहीं कि वो हमारी तरह एक भी चीज करके दिखा दे, विच इंक्लूड्स एवरी चेयर बियरर। बट मुझे मेरे रोल प्ले की मर्यादा पता है। मेरे रोल प्ले की मर्यादा क्या है कि आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड कि उसने मुझे अपने आप से कनेक्ट करने का एक माध्यम बनाया। तो मैं वही प्रोसेस जिससे मुझे डिवाइन कनेक्शन मिला, मैं सबको उसी प्रोसेस में डालना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को ये, मतलब मेरा जब इनिशियली मैं क्लासेस लेता था तो एक लेडी रही उसमें, सविता मेहता उसका नाम था। तो सविता जी जो है वो शिवयोग से थी। तो बीज मंत्र के रिलेटेड बात चली, मैंने कहा शिवयोग ने जो भी मंत्र और प्रोसेस दिया है वो गलत है। उसने गुस्से के मारे मेरा फोन ही काट दिया कि बताओ कैसी बात कर रहा है ये व्यक्ति। तो मैंने कहा, फिर उसके बाद दोबारा, मैं आपसे बात तो कर सकती हूँ लेकिन अगर आपने एक भी चीज मेरे गुरुजी के बारे में कही तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा मैडम, पहली बात तो मैं आपके गुरुजी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मैं व्यक्तिगत जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके प्रैक्टिसेस रिलेटेड बात कर रहा हूँ। और आप बोलोगे तो मैं आपको सारे प्रूफ दे सकता हूँ कि वहां पर जो दुर्गा सप्तशती है वो दुर्गा सप्तशती कहाँ से ओरिजिनेट हुई। उस किताब के अंदर अगर कोई एरर है तो उनकी किताब में भी वो एरर के तौर पर है। तो तब जाके वो थोड़ा सा शांत हुई। तो मैंने कहा अब आप मुझे ये बताओ कि आप कितने साल से ये कर रहे हो। तो बोली कि मेरे को तो 7 8 9 साल हो गए। तो मैंने कहा गए क्यों थे। बोले मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मैं इसलिए गई थी। वहां पर प्रॉब्लम ये थी कि गुरुजी को सब कुछ आता था और गुरुजी की एक्सेस किसी भी रेट पे अवेलेबल नहीं थी। भाई वहां पे उनके जो समागम होते हैं उसमें 10 10 20 10 20 20 हजार लोग जाते हैं एक साथ, 5 5 6 6 हजार लाख रुपए ऐसे करके वो टिकट्स होते हैं। तो आपको जो मेन जो स्वामी जी हैं उनकी एक्सेस ही नहीं मिल पाती। अब गुरुजी के पास एक्सेस है, गुरुजी की एक्सेस नहीं है। मतलब मंत्रों की जो पावर्स हैं उसकी एक्सेस गुरुजी को तो है, लेकिन वो उनके डिसाइपल्स में वो पावर्स नहीं है। अब गुरुजी की एक्सेस सबको नहीं है। तो गुरु ने चेले को कुछ नहीं सिखाया, तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ। नेट इम्पैक्ट ये हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने पैसे तो खर्च करे लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं। तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर मेहनत करी कि मैं जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जो शिवयोग या इन सब से बड़ा होगा, उसमें हर बंदे को टीचर के तौर पे ग्रूम करने के लिए एक इकोसिस्टम होगा। दस आई रिक्वेस्टेड एवरीबडी, जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, रंजीत मैडम है दुबई में, वो बहुत सारे हीलिंग के कोर्स कर चुके हैं। कल्पना मैडम है, उनके बहुत सारे कोर्सेज हैं। रागनी मैडम अपने दो, मतलब यहाँ पर हर बंदा स्पेशलाइज्ड है। और मेरे पास केवल वो लोग आते हैं जो अपनी जर्नी में 10 20 साल लगा चुके और उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तब वो मेरे पास आते हैं कि क्यों नहीं मिला सॉल्यूशन। फिर मैं वो गैप को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे और डिवाइन के बीच में गैप बना दिया। गैप क्यों बना, यही मेरा रिसर्च है।
मैं जब निकला ही मेरे मदर के अंदर से हूं तो मैं अशुद्ध कैसे हो सकता हूं? इसलिए मैंने वो सारे पैरामीटर्स को इकट्ठा करता जाता हूं, सबसे कनेक्ट करता हूं। तो इट इज नॉट दैट कि आप कोई चीज जानते हैं, आने वाले टाइम में आप भी क्लास लीजिए, सबको बताइए, क्योंकि मेरे तो बीच बीच में जो है मिसिंग क्लासेस होती ही रहती हैं। उस टाइम पर सब लोग एक दूसरे से एक नॉलेज शेयरिंग करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे भारत के हिसाब से, बाहर का मुझे नहीं पता, पर भारत में खास तौर पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, वी डोंट नो हाउ टू डिस्कस। हमारे यहाँ 5 मिनट में ईगो क्लैशेस शुरू होते हैं। डिस्कशन का मतलब होता है पर्पस सेंट्रिक डिस्कशन। हम विदाउट पर्पस राइट और रॉन्ग के डिबेट्स में जाते हैं। इसलिए आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप देखिए जो बड़े होने के बाद बंद होते हैं, वो या तो मोदी और राहुल की वजह से बंद होते हैं, या कांग्रेस बीजेपी करने से बंद होते हैं, या वो उनकी जो मान्यताएं हैं कि भाई विष्णु बड़ा है कि शिव बड़ा है, उसकी वजह से बंद होते हैं। तो जब मैंने इस तरह से उसको आइडेंटिफाई करा और दुर्गा सप्तशती पढ़ी, तो मुझे एक देवी का विराट स्वरूप पता चला। मैंने उस विराट स्वरूप को आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि मेरा भगवान जो था उसके हजारों हाथ थे, उसके हजारों सिर थे। मतलब इतना शक्तिशाली डोमेन कि आज तक आपके जितने भी जन्म हुए, जितनी बार हुए, 10,000, 15,000, 50,000, कितने भी जन्म हुए, हर जन्म में किसी ना किसी की तो आप पूजा करते थे। उन सबको एक मान लीजिए। जब आप उन सबको एक मानेंगे तो उन सब की पावर्स आपकी तरफ आ जाएंगी। आपके अंदर किसी ने एक भेद दे दिया, ये मम्मी है ये पापा है। मम्मी पापा का भी भेद कहां से आया? मैं जब निकला ही मम्मी के अंदर से हूं, तो पापा के बारे में बताएगा कौन? मम्मी ही बताएगी ना। कोई और जो पापा के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकता हो? कोई भी नहीं। तो हमारे यहाँ प्रोसेस में इतने सारे लूप होल्स दिए गए सो दैट कि हमारे भीतर डिविनिटी ना जाग पाए। तो द रोल प्ले ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कि कैसे भी करके मतलब मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि द रोल प्ले ऑफ चर्च is to ensure that the next Jesus Christ should not take place. The role play of Makkah Medina is to ensure that the next Muhammad should not take place. The role play of every institution in the spiritual domain is working only in the area so that next evolved spiritual entity should not take place. And it applies to every institution. अदरवाइज ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति 5-8 साल संस्कृत पढ़ के उन चीजों पे बात करना शुरू हो गया जो आज तक कभी डिस्कशन में नहीं आई? इसलिए मैंने ये पॉइंट बोला। हम सबके अंदर एबिलिटी है, हम सबके भीतर वो ब्रह्म जागरण के हिसाब से फिनोमिनल पावर्स हैं, बट किसी ने उसको इन्वोक नहीं होने दिया। ठीक है जी। ओके, सो नाउ लेट मी डिफाइन द रूल्स ऑफ द गेम। द फर्स्ट थिंग इज, आप सबको पीपीटी मिल चुकी? ठीक है। अब मिलिए। पीपीटी में आप लोगों ने क्या करना है, पीपीटी में इंडेक्स को खोलना है और इंडेक्स को पढ़ते रहना है। ये पीपीटी बनी कैसे है वो बता देता हूं। मैं पिछले 7 साल से क्लासेस ले रहा हूं। जितनी भी मैंने क्लासेस ली, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के तौर पे, उन सारी क्लासेस में जितने लोगों ने जो भी क्वेश्चन करे कि ये लेवल 1 का, ये लेवल 2 का, ये लेवल 3 का, ये लेवल 4 का, वो सारे क्वेश्चन और आंसर का मैंने यूट्यूब का ट्रांसक्रिप्ट इंपोर्ट करा और उस ट्रांसक्रिप्ट को मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में बाइफरगेट कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट, अगर हम जब डिस्कशन करेंगे, उस डिस्कशन में कोई चीज ऐसी जो हमने क्वेश्चन ही नहीं करा, वो उसमें लिखी हुई होगी, क्योंकि वो पिछले 7 साल वाली है। और जब पिछला बैच हमारा खत्म होगा तो उसके भी क्वेश्चन उस तरीके से उस फॉर्मेट में मर्ज हो जाएंगे, सो दैट अगर आप किसी भी रीजन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो इंडेक्स देखिए और क्वेश्चन करिए। मैं मेरा बात समझा पाया? सबको क्लियर हो गया? मैंने सिर्फ एक पीपीटी बना रखी है, मैं उस पीपीटी से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा एंड वील गो फॉरवर्ड विद द पीपीटी। आप सब लोग पीपीटी का प्रिंट आउट लेके रखेंगे।
जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है उस पीपीटी के ऊपर ही पेंसिल से पेन से लिखते जाएंगे, सो दैट जब भी आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं मेरा बात समझा पाया? सही बात। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें इंडेक्स कहाँ पे है? वो पीडीएफ में है। अच्छा। पीडीएफ अभी ग्रुप में शेयर करिए ना सुबह। जी निर्मला मैम बताइए। सर जी नमस्कार। जी जी जी। सर मैं बस ये क्वेश्चन पूछा, जब मेडिटेशन करती हूँ मास हीलिंग के टाइम पे टच करना जब टंग को यहाँ सोल पैलेट पे तो मेरे बैक में दर्द होने लग जाता है सर, ओके। लोअर पार्ट में नेवल के नीचे पीछे। तो इस ये सोल मतलब पैलेट है? मतलब ये टंग टू, अच्छा। हाँ। ये मैडम अब ये क्या है ना, अब मैं पीपीटी शुरू करने जा रहा हूँ, इस वाले पार्ट को हम जब एक सीक्वेंस अच्छा शुरू होगी ना तब करेंगे, अदरवाइज जो है वो ठीक पिछला है एक सर, महीना ठीक है। मैंने ऐसी क्वेश्चंस और क्वेश्चन के आंसर नहीं से ही नहीं करा ठीक है। है सर, नहीं ठीक है तो जी सर। इसको जो है अभी कर देंगे, बट लेट मी टेक दी पीपीटी इन वो। ओके जी सर, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। यस कट गया होगा क्योंकि मेरे से वो मांग रहे Sir, थे। even the entire Khadgamala can be converted into Bij mantras, right? मैडम मैंने ना खड़गमाला पे स्कूटी काम वाला। नहीं करा। ऊटी वाला Okay. तो राहुल। मैंने हाँ, खड़गमाला पे कभी काम नहीं करा, खड़गमाला मुझे पता जरूर है, बट मेरा मानना हाँ, ये है कि मैं हम्म, खड़गमाला को क्यों टारगेट करूं। वो तो ऑब्जेक्ट है ना, उस okay. ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है कि उसको देवी ने Hmm. धारण कर रखा है। Yes. अब देवी को वो खड़ग Hmm. की जरूरत क्यों थी, क्योंकि उन्हें पूरी पृथ्वी के ऊपर कॉन्टिनेंट्स बनाने थे। तो एक Oh, कॉन्टिनेंट को okay. दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग करने के लिए उन्होंने वो Hmm. तलवार का प्रहार करा, और दो Hmm. कॉन्टिनेंट्स आपस में कट के अलग अलग हो गए। अगर आप Hmm. ग्लोबल इमेज देखो सारे Hmm. कॉन्टिनेंट्स की, तो एक टाइम पर सारे जुड़े हुए थे, ये बाद में ब्रेक Hmm. हुए। तो Yes. अगर ब्रेक Yes. हुए तो किसी ना किसी कारण से तो उनको काटा गया होगा ना, इसलिए वो Yes. देवी के खड्गमाला की बात करी गई। बट Okay. क्योंकि पहले जो कम्युनिटी थी जो एग्जिस्ट करती Hmm. थी वो प्राइमरली उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों के हिसाब से बात Hmm. करती थी, क्योंकि Hmm. एवरीबडी वॉज इन ए वॉरियर डोमेन। Yes. तो जो रिचुअल्स थे वो वॉरियर ड्रिवन थे। तो जब मैंने Hmm. ये वाले Hmm. पार्ट को देखा मैंने कहा मुझे तो देवी चाहिए, मुझे कोई अस्त्र नहीं चाहिए। Hmm. अस्त्र शस्त्र Hmm. जब देवी आएगी मेरे भीतर तो फिर वो जो है Hmm. वो अस्त्र शस्त्र भी अपने आप आ जाएंगे। तो या तो Hmm. मैं देवी के भीतर जाऊं या देवी मेरे भीतर जागृत हो, दोनों में से कोई एक चीज ही चाहिए। Hmm. Yes. True. ठीक है, तो दैट वाज द Hmm. रीजन। तो अब शुरू Okay, sir. करते हैं हम Yeah. उसके तौर पे। हमारा प्रोग्राम जो है वो शुरू कैसे हुआ था उस पे मैं अपना पॉइंट रखता हूँ। और ये पीपीटी मैं मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 4-5 साल पुरानी पीपीटी है, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो गड़बड़ हो सकते हैं, तो उसके एडिटिंग और उसके करेक्शंस जो है वो टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे। तो कल्पना मैडम ने मुझे बोला है कि मैं ही करेक्शन कर दूंगी, तो मैंने कहा चलो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो लेट्स स्टार्ट। सर, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सवाल था जो टॉपिक से हटकर है। हमारे एक मित्र हैं जिनके पिताजी को क्रॉनिक डिसीज है कैंसर का, और वो ओके 4th लेवल पर 2018 से है, और प्रोस्टेट कैंसर था, पूरे शरीर में फैल चुका है, वो ब्रेन में भी लगभग जा रहा है, कोकिला बेन में उनका इलाज चल रहा है सर। तो मैं ओके। पूछना चाह रहा था कि मैं आपका कंसल्टेशन उनको दे सकता हूँ सर? क्या वो ठीक हो सकते हैं? तो ये थोड़ा जरूरी था, इसलिए मैंने आपको फोन किया सर, मतलब बीच में डिस्टर्ब किया सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो अब उनको बोल मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा, विल डू दैट। ठीक ठीक है सर, ठीक है, मैं उनको आपका नंबर देता हूँ सर। जी ओके, थैंक यू सर। राइट। ये जूम यूजर कौन है? सर पंकज जी है।
नहीं, ये जूम यूजर पंकज जी नहीं है, मैडम है कोई। जी मैडम, आप अपने बारे में बताएंगे। आपका नाम नहीं लिखा हुआ इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि। एक तो मेरा सबको रिक्वेस्ट है कि जो क्या कहते हैं, जब आप अपना वीडियो ऑन करते हैं तो उसका ऑडियो ऑफ रहना चाहिए, सो दैट कि क्लास जब फ्लो में हो तो किसी भी रीजन से आपका वो ना आए। तो इसलिए कोई भी रीजन हो, आपका ऑडियो ऑन करके आपको क्लास अटेंड नहीं करनी है, क्योंकि फिर वो मेरे को फ्लो में डिफिकल्टी होगी। 2-3 बार मैं सबको रिक्वेस्ट करता रहूंगा, चौथी बार जो मैं पुट इट इन वेटिंग रूम डाल दूंगा, फिर सब आपको परेशानी होगी। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये, जब हम क्लास में बैठते हैं तो वीडियो ऑन है तो हमारा जो सोशल ड्रेसिंग है वो अप्रोप्रिएट हो। ये मेरा सेकंड रिक्वेस्ट है सबके लिए। और जब हम बात करें, हमारे सब लोगों के वीडियो ऑन होने चाहिए, ताकि जो है किसी भी मेडिटेशन या उस सेशन के तौर पे अगर हम कर रहे हैं, और रीडिंग अगर हमें करनी हो तो हम आराम से कर सके। तो अब जो है, मैं क्लास को स्टार्ट करते हुए, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे ऊपर सर राइट साइड में। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्या मैं मेरा कैमरा बंद रख सकता हूँ? हाँ जी, नो ठीक है, प्रॉब्लम। थैंक तो सबसे पहले मैं मेरे गुरु जी का आह्वान करते हुए, ये हम लोगों का जो रिसर्च बॉडी है उसका नाम है श्री युगल शरण जी महाराज लुप्त विज्ञान एवं स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र, तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज इज द पर्पस फॉर विच आई एम वर्किंग। ये टॉप राइट में मेरे गुरु जी का फोटो है, जो माउंट आबू में एक वशिष्ठ आश्रम है, उसको गोमुख आश्रम भी कहते हैं। वो वहाँ के महंत रहे, और मैं उनसे सबसे पहले वहीं पे मिला था। फिर मेरे फादर ने उनसे दीक्षा ली, फिर मैंने उनसे दीक्षा ली, फिर मेरे बेटे ने। ऐसे करके हमारा ये पूरा जर्नी शुरू हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, उनको प्रणाम करते हुए। इन दी फर्स्ट प्लेस, हीलिंग को संस्कृत में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? Spiritual language. ओके। हिंदी में तो शायद उपचार कहते हैं, संस्कृत पता नहीं। अच्छा, तो जब आप गूगल करेंगे और हीलिंग का संस्कृत का मीनिंग ढूंढेंगे, देर आर 45 टर्म्स फॉर इट इन संस्कृत। 45 terms means कि there are 45 modalities which existed in healing। और उसको ग्लोबली जितने भी मोडालिटीज हैं, जो भी आप देखते हो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की हीलिंग मोडालिटी, या किसी भी देश के, फॉर एग्जांपल चाइना के तौर पर हम लेकर चलते हैं, तो वहां पे जो है ची एनर्जी की बात होती है, CHI करके। तो जब मैंने वो ची देखा तो वो मुझे पता चला कि वो टर्म जो है वो एक्चुअली ची नहीं है, शी है। तो मैंने पूछा, भाई शी टर्म तुम्हारे यहाँ आया कहाँ से? तो पता चला वो शी टर्म उनके यहाँ जो है वो शिवा से आया। तो एज अ रिजल्ट वी रियलाइज कि अच्छा, वो कैलाश मानसरोवर में जो शिव और शिवा का डिस्क्रिप्शन है, वो चाइनीज सिविलाइजेशन में भी पता चलता है। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट हुआ था। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? सो देर आर 45 टर्म्स फॉर हीलिंग, जो कि सारी जगह के तौर पे हम देखते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देम वी रियलाइज कि ये पूरा पूरा पार्ट हो रहा है। ये मैडम जूम यूजर से कौन है ये? आप अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? ठीक है।
तो जब मैंने ये पूरे एस्पेक्ट को स्टडी करा तो देवर 45 टर्म्स। भोजन के तौर पे हीलिंग का जो सब्जेक्ट था उसको भेषज कहते थे, तो भोजन से भेषज तक। सो लाइकवाइज देवर मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो कि संस्कृत के तौर पे थे। तो जब मैंने उन सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करा तो पता चला कि दुनिया की सारी हीलिंग मोडालिटीज जो है वो इसमें आ गए। और इसके लिए जो फंडामेंटल टर्म थी उस टर्म को कहते थे इष्कृति। सो जो इष्कृति जो टर्म थी वो बेसिकली था क्रिएशन बाय थॉट्स। सो आउट ऑफ दोस 45 डोमेन्स मेरे को ये सबसे अप्रोप्रिएट टर्म लगा इन टर्म्स ऑफ मैं जो काम कर रहा हूं उसमें क्या क्या चीजें की जा सकती है। तो जब मैंने इन सारे एस्पेक्ट्स को देखकर और उसके लार्जर पिक्चर को ढूंढने की कोशिश करी कि मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 45 टाइप की हीलिंग मोडालिटीज पता है लेकिन सब्जेक्ट कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो फिर जो है ये वाला पार्ट हुआ कि मैंने इस पूरे पार्ट को आइडेंटिफाई करा। तो आयुर्वेद का एक स्टार्टिंग पॉइंट था, उसमें औषधि का डिस्क्रिप्शन था। औषधि। तो जब वो औषधि का डिस्क्रिप्शन देखा तो वो औषधि में एक दो तीन इस प्रकार से जो है तीन पार्ट्स में उन्होंने बोला कि तीन तरीके की चिकित्सा थी। दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा एंड सत्वावजय चिकित्सा। तो ये तीन तरीके की चिकित्सा को औषधि कहा जाता था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? Sir, what is the second one? One is Dev Vipassana. दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। Okay. Second इसके one? इसके अंदर तकरीबन 18 मोडेलिटीज आती हैं एज पर माई रिसर्च। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, वो ये मतलब सेकंड इज युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा एंड थर्ड वन इज सत्वावजय चिकित्सा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब इसके मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोसेस आया कहां से इन प्लेस। दैव व्यपाश्रय चिकित्सा ये कहता है आप अगर रोगी हैं, आप अगर रोगी हैं तो रोगी होने पर आप कितनी चीजों को औषधि में कंसिडर कर सकते हैं। तो वहां पर मेडिसिन टर्म डिफाइन करा गया। तो यहां पर जो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में जिस दैव का डिस्क्रिप्शन जो है, दैव कहते हैं आत्मा को। आत्मा का हीलिंग से जो कनेक्शन है उसमें कितनी जगह आत्मा का डिस्क्रिप्शन है, वो 18 डोमेन्स जो हैं उससे मैं अपनी डिजीज को हेल्थ में कन्वर्ट कर लूंगा। डिजीज टू हेल्थ कन्वर्जन होगा मेरा। जब ये वाला पार्ट मुझे मिला तब मुझे समझ में आया कि ये तो हर चीज मुझे केवल एक आत्मा से कनेक्ट होने के लिए बोल रही है। मैं बीमार इसलिए हूं क्योंकि मैं मेरी आत्मा से कनेक्टेड नहीं हूं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो गुड। जो स्ट्रक्चर है उसको जब आप मतलब दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा करके जब आप उसको डालेंगे आपको कहीं ये डेफिनेशन भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के आत्मा को ही नहीं एक्नॉलेज कर पा रहे आप परमात्मा को कैसे एक्नॉलेज करोगे? मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो कितनी वेरिएशन थी उस आत्मा टर्म और उसकी एप्लीकेशन में। वो सब्जेक्ट था दैव व्यपाश्रय चिकित्सा का। out of the 18 or 18 permutation and combination which are there, which one is going to give me fastest relief? The idea of fastest relief,
उसको कहते थे युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। इसमें डोमेन ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन, ऑर्डर एंड क्वांटिटी, मतलब आपको पहला वाला पार्ट जो है वो ये बताता है कि पहले व्यक्ति को ये कैसे पता चला कि तुलसी का पौधा जो है उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ये पहले व्यक्ति को कैसे पता चला? मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? नहीं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बात का है कि पहले व्यक्ति को कैसे पता चला कि ये तुलसी का पौधा जो है इसके पत्ते को खाने से मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे पता चला, क्या क्या पता चला, ये हो गया दैव विपाश्रय चिकित्सा। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये 100 चीज मेडिसिन के जैसी हैं, बट मेरे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरा जो भी हेल्थ इशू है उसके लिए फास्टेस्ट रिलीफ कौन सी मोडालिटी देगी इन अलग 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 या एक साथ। तो वो सेकंड चैप्टर है, मतलब सेकंड पार्ट है, जिसको हम कहते हैं युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। द थर्ड पार्ट इज व्हाट थॉट इज मेकिंग मी डिजीज। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? किसी को कोई डाउट? Sir, Lewis है affirmations are based on this third one, right? लुइस है जो है वो बेसिकली बात Hmm. करता है एफर्मेशन से रिलेटेड। हमारा Yes. सिस्टम जो है वो एफर्मेशन से बियॉन्ड है। Okay, okay, okay. Got it. मैंने जब ये पूरा सिस्टम देखा तो हमारे इसमें मॉडल के अंदर जो है वो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि Hmm. काम यानी डिजायर, Hmm. इससे वात रोग होते हैं। आयुर्वेद में वात रोग लिखा है। Hmm. जो लोभ है, Hmm. अ, लोभ जो है उससे कफ के रोग होते हैं। कफ, Hmm. Hmm. सो कफ रोग जो है लोभ से होते हैं। Hmm. लोभ इज होल्डिंग द डिजायर। Hmm. थर्ड वन इज क्रोध। Hmm. क्रोध इज इनकम्प्लीट डिजायर। Hmm. तो वात पित्त कफ के बेसिस पे तुलसीदास जी ने पूरा मानव मानस रोगों का निर्माण करा था। तो उनकी जो रामचरितमानस है जो 1587 में लिखी गई थी, उसमें वो मानस रोग और उसका पूरा डिपिक्शन दे रखा है। तो जब मैंने वो पूरा Okay. पार्ट स्टडी करा तो मुझे पता चला कि अरे तुलसीदास जी जो है वो कोई धार्मिक ग्रंथ के तौर पे नहीं बात कर रहे थे, वो मानस रोगों के बारे में भी बात कर रहे थे। तो आप गूगल करेंगे मानस Hmm. रोग तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। जब मानस Hmm. रोग और उसका मैंने थॉट से रिलेटेड पूरा प्रोसेस आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि वो लुइस है जो है उसने 1900 समथिंग में एमडी डॉक्टर थी, उसने वो पूरा का पूरा डिटेल लिखा। जब वो उसका सेकंड पार्ट Hmm. पकड़ में आया तो मैंने कहा ये 1587 और Hmm. ये जो है ये 19th सेंचुरी, Hmm. Hmm. सॉरी 19 क्या 20th सेंचुरी की बुक है उसकी। तो जब उसने, तो मैंने कहा ये तो बीच में 500 साल का गैप हो गया। तो Hmm. इसका मतलब ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं और भी एग्जिस्ट करता होगा जो हमारे को नहीं बताया जा रहा। तब Hmm. होम्योपैथी में वो सब्जेक्ट मैंने ढूंढा तो वो मुझे मिला कैसे, माइंड रूब्रिक्स के नाम से। Hmm. Hmm. तो जब आप माइंड रूब्रिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 1000 होम्योपैथी की मेडिसिन हैं। Hmm. हर एक का एक प्रिंसिपल थॉट है। Hmm. 1000 रोग है, डिजीजेस, उनका एक प्रिंसिपल थॉट है। कौन सा थॉट डिजीज का, कौन सा थॉट मेडिसिन का, जब मैप होता है तब Hmm. आपको ये स्ट्रक्चर पता चलता है। Hmm. Hmm.
मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? Yes, sir. तो Got it. ऐसे करके मुझे वो एफर्मेशन से ऊपर का सिस्टम मिला, इसलिए मैंने आउट ऑफ द एंटायर कॉन्टेक्स्ट इश कृति की बात करी, Yes. क्योंकि मैं क्रिएशन बाय थॉट की बात कर रहा हूं। Okay. एंड पूरा सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता था, ऐसा नहीं था, मतलब मेरे को एक रिसर्च वाले मोड से चीजों को जोड़ना पड़ा, वो एक अलग पार्ट है। बट ऐसा नहीं था कि सब्जेक्ट ही मैंने क्रिएट करा हो। सब्जेक्ट वॉज ऑलरेडी देयर इन आयुर्वेदा बुक्स, डिस्क्राइब्ड डिफाइंड टॉपिक था, बट उस टॉपिक से Okay. रिलेटेड वहां पे कोई इनपुट नहीं था। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? सर Yes, sir. होम्योपैथी Got बुक it. का नाम बता दें प्लीज, रिपीट कर है दें। जी। होम्योपैथी बुक, जो बुक का आपने बताया, होम्योपैथी बुक। होम्योपैथी में इसको कहते हैं जी माइंड रूब्रिक्स। ओके। माइंड रूब्रिक्स की बुक जो है, आपको अच्छी बुक कौन सी है जो फटाफट पकड़ में आ जाए, वो कीर्ति मैडम बता देंगी। कीर्ति मैडम हमारी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो सबसे बढ़िया तरह से वही बता देंगी। तो आप इससे वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। सो माइंड रूब्रिक्स, लुइस ए ने जो कुछ भी उठाया वो माइंड रूब्रिक्स से उठाया था ओरिजिनली। उसको उसने एफर्मेशन का नाम दिया, जबकि एफर्मेशन जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के उसने रूट कॉज जो आइडेंटिफाई करे, उसको अगर मैं सिर्फ पढ़ने के तौर पे, जैसे उसने बोला डायबिटीज उन लोगों को होती है जिनका ये थॉट है कि आई एम नॉट बीइंग लव्ड। ये उसने थॉट लिखा है अब डायबिटिक्स में। अब ये थॉट का वो एमडी एलोपैथी है। आप सोचो कि क्या उसके दवाई देने और उस सब की पैथी में उसने इतने डायबिटिक्स देखे कि और उन सब के अंदर वो आई एम नॉट बीइंग लव्ड का थॉट आइडेंटिफाई कर सके? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये ब्रिज कैसे था? मानस रोग हमारे यहां से, हमारे मानस रोग से सब्जेक्ट बना माइंड रूब्रिक्स। वो माइंड रूब्रिक्स उठकर जो है वो एक एमडी डॉक्टर ने सुना, पढ़ा, और फिर उसने वो थ्योरी उसके साथ बनाई, क्योंकि क्रिश्चियन है ना। तो क्रिश्चियंस के अंदर क्या होता है, उनके यहाँ डिवाइन नहीं होता, उनके यहाँ गॉड के तौर पे बोल के चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो इसलिए वो वाली कहानी एफर्मेशन पे कन्वर्ट करी गई। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? सर समझ में आया, लेकिन ये शायद थर्ड है जो कि सत्व विजय है। सत्वा वजय, हाँ, सत सत्व विजय वजय। चिकित्सा। और ये बीच वाला रह गया है सर, ये युक्ति विपार्श्वय चिकित्सा जो है। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, विजय। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, जी सत्वा वजय चिकित्सा, जी, और ये दैव रह गया। व्यपाश्रय चिकित्सा। देव पार्श्वय तो शुरू में हो गया, ये बीच वाला रह गया है सर। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति जी सर। व्यपाश्रय में जैसे आपका नाम क्या है? रागिनी। रागिनी। अब जो है मैं इसको जो है इसका ऑर्डर 1 2 3 की बजाय इसको मैं 2 1 3 कर दूं, जी तो ये बन जाएगा गी रा नी। जी जी जी। मैं फिर कोई चेंज कर दूं तो हर जगह जो मुझे अर्थ यहां पर मिल रहा है वो क्या यहां पर मिलेगा? नहीं। तो पहला फर्क ये हो गया कि जब चीजें एक ऑर्डर में होंगी, जी जब भी चीजें एक ऑर्डर में होंगी, रिजल्ट तभी मिलेगा। अच्छा, अब मैं क्या करूं? रागिनी में मैं मात्राएं बदल दूं, रा के साथ मैं ई कर दूं, गा के साथ में आ कर दूं, और नी के साथ में छोटी की मात्रा कर दूं। हम्म, क्या इसमें फिर से मीनिंग निकलेगा? नहीं। नहीं निकलेगा ना। तो ऑर्डर और मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, जी
वो एक फॉर्मूला हो गया। तो जब हमारे को ये क्लैरिटी हो जाएगी, मतलब मंत्र के अंदर इस बात का बहुत बड़ा महत्व है कि मंत्र चमत्कार कब करता है, जब उसमें ऑर्डर और क्वांटिटी का ध्यान रखा जाता है। जी सर। ठीक है। तो मैंने जी इस तरह से अपने काम की रूपरेखा को आइडेंटिफाई करा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 7वां चिकित्सा मतलब कि कौन सा विचार आपको रोगी बना रहा है, यहां से वो कहानी शुरू हुई। अब इसका प्रूफ देखिए। अब इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि ये जितने भी लिखे हुए हैं सबका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में श्रीम है। जी कितने तरह से लिखा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 तरह से मैंने सिर्फ श्रीम लिखा है। जी और हर एक की एनर्जी डिफरेंट है। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, समझ गए। जी, बाकी लोग? जी घनश्याम जी। नहीं, समझ में आ गया। राइट। बाकी लोग कौन कौन? शर्मा जी। बीके शर्मा जी। जी सर, प्रणाम सर। आ रहा है, समझ जी में आ रहा है। आई जस्ट ज्वाइन। प्रणाम। नहीं, मैंने देख लिया था आप जब जॉइन हुए, ऐड तो मैं ही कर रहा जी हूँ ना, जी। इसलिए वो तो पता है। ठीक है। राइट जी, कीर्ति मैडम। सर, इंग्लिश में सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, मगर संस्कृत के अनुषंगिक इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग है, वो तो पता है, मगर उसके मीनिंग्स भी अलग होते हैं। सब कुछ फर्क होता है मैडम। यहाँ पर तो सिर्फ षटकोण का श है, उसका प्रोनाउंसिएशन प्रधान होगा। यहाँ पे क्षत्रिय वाला क्ष है। हम्म, यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं र की मात्रा है। सॉरी, यहाँ पे भी र की मात्रा है। नहीं, सर गलत एक है। बार प्रोनाउंसिएशन करके बताएंगे थोड़ा डिफरेंस? सबका प्रोनाउंसिएशन श्रीम ही है। अच्छा। सबका प्रोनाउंसिएशन श्रीम है, यही मैं बोल रहा हूँ। अब तो मुझे आप ये बताइए, मेरा हम्म पॉइंट ये वाली बात करता है कि मंत्र और ये पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ जब हुई तो क्यों हुई? गुरुजी हम्म थे पंजाबी। हम्म गुरुजी थे पंजाबी, और जो चेला था वो था मद्रासी। हम्म अब गुरुजी ने कौन सा श्रीम बोला मुझे वो बताइए, और चेले ने कौन सा श्रीम लिखा वो बताइए। वो दोनों ही बोलने और सुनने के हिसाब से करते थे काम। पंजाबी तो फिर ये कॉलम 1 का थर्ड वाला यूज किया होगा उन्होंने। मेरा पॉइंट समझ में आ गया आपको? अजम्पशन शुरू हो गई, कोर से जी। भटक गए। हम्म कोर से भटक गए, अजम्पशन शुरू हो गई। मैंने जब आइडेंटिफाई करा था, तो मैंने इसको जब ढूंढ के और लिखने के तौर पे गया, तो मैंने इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करा। यहां से कहानी शुरू हुई होगी। तो ये वाले श्रीम को मैंने यहां से कनेक्ट करा। क्यों? क्योंकि ये वाले श्रीम में शहद वाला श आधा, प्लस र, प्लस ई, प्लस अनुस्वार। अब हम्म ये वाला श क्यों? बोले इसलिए क्योंकि शिव और शक्ति दोनों श हम्म से हैं। तो वो शिव और शक्ति की कंबाइंड फॉर्म जो थी, उसके हिसाब से श। तो मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो शिव ऐसे लिखा जाता है और शक्ति ऐसे लिखा जाता है। तो अब ये शिव और शक्ति के हिसाब से ये वाला श ये है और ये वाला क्ष ये है, तो इसलिए श क्ष। अब बाकी प्लस र, ई,
ऐसे होगा फिर। दस हम्म आई क्रिएटेड श्रीम इन दैट फॉर्मेट। और जब उसको देखा तो मुझे पहले स्टेप में तो ये थ्योरी का पार्ट लगा, फिर र की मात्रा जो है वो र नीचे से भी लगता था और र ऊपर से भी लगता था, इसलिए फिर मुझे मैं लगता है इस आप श्रीम पर कॉलम, आया। हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ उस वही मैं पूछ रहा था। पानी दे दो। पानी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। नॉमनक्लेचर जो है वो इसलिए लॉस्ट हो गया क्योंकि हम लैंग्वेज के उच्चारण में ही दिमाग लगाते रहे, और हम्म सब्जेक्ट हम टच ही नहीं कर पाए। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया ना? जी। तो प्रैक्टिस में कौन सा करना चाहिए अभी, जो यही लिखने की वाला जो प्रैक्टिस है? जो जो किताब के लोगों पे लिखा हुआ है। ये पहला वाला या थर्ड नो, कॉलम, थर्ड रो, थर्ड अच्छा थर्ड लाइन फोर्थ रो, लास्ट, ये वाला, ये वाला। फोर्थ रो वाला, ये यस। कंप्लीट है। ये कंप्लीट इसलिए है क्योंकि वाटर एलिमेंट जो है, मतलब इसकी हम्म फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। षटकोण का हम्म श, क्षत्रिय वाला क्ष, इन हम्म दोनों को कंबाइंड कर दिया तो ये बन गया ये हो गए मेरे मम्मी पापा। हम्म मेरी क्रिएशन कहाँ से आई? मम्मी पापा से। मैंने मम्मी हम्म पापा आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम्म मेरी क्रिएशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बोले जी मम्मी पापा के बीच में अट्रैक्शन। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो मैं कैसे पैदा होऊंगा? हम्म तो अट्रैक्शन से क्या जनरेट हुआ? रस। रस जो था वो रस वाटर एलिमेंट के तौर पे आता था। वो रस ऊपर से भी जल की वर्षा होती थी और नीचे से भी होता था। तो संपूर्ण रस कैसे पता चला? बोले ये संपूर्ण रस में ऊपर वाला रहा और ये नीचे वाला रहा, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर दिया, 10 मेरे पास टर्म बनी श्रीम। तो इस हम्म। श्रीम को इस प्रकार से लिखने में मम्मी भी है पापा भी हैं, उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन भी है और उससे मेरी क्रिएशन भी है। अनुस्वार कहाँ से आया? अनुस्वार कहते हैं जब मैं हिंदी। इनपुट लेता हूं अच्छा। तो अनुस्वार की मात्रा होती है, जब मैं आउटपुट देता हूं तो विसर्ग की मात्रा होती है। ब्रीद इन अनुस्वार, हम्म ब्रीद आउट विसर्ग। इसी अंग से म का उच्चारण हुआ, इसी हम्म अह से ह का उच्चारण हुआ, इससे टर्म बना हमारा मह। उल्टा हो गया तो अहम। तो जब आप महिषासुर का ध्यान ध्यान करते हो तो वो बेसिकली यहां से टर्म ओरिजिनेट होती है। महतत्व क्या होता है? हम्म मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी। वैसे महादेव में भी तो वही महा आया, राइट? अरे सर ये महादेव तो खैर वैसे भी बड़ी मजेदार डिबेट है। अच्छा। महादेव किसको कहेंगे? ग्रेट गॉड। महादेव कहेंगे मेरे मतलबी होने को। अरे मिश्रा जी तो महामिश्रा है भाई, उन जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ नहीं, वो तो सरकाजम में आता है। नहीं नहीं नहीं, सरकाजम में नहीं, प्रेज में। इट इज नेवर इन सरकाजम। सर मैं बड़ा कंफ्यूज थी। कल्याण में जितने भी ये आते हैं, क्या नाम, महाभागवत, सब में दिया ये सबसे बड़े हैं, ये सबसे बड़े हैं। तो मैं यही सोचती हूँ, महादेव, कौन सबसे बड़ा? आप किसी भी देवता का सहस नाम पढ़िए। शिव जी का सहस नाम पढ़ेंगे वहां भी महादेव लिखा है। विष्णु जी का सहस नाम पढ़ेंगे वहां भी महादेव लिखा जी है। जी जी। कृष्ण जी का सहस नाम पढ़ेंगे वहां भी महादेव लिखा है। ब्रह्मा जी का सहस नाम पढ़ेंगे वहां भी महादेव लिखा है। सब जगह महादेव टर्म है। तो महादेव टर्म इसलिए मुझे समझ में आया कि अच्छा महादेव टर्म जो है वो मेरे मतलब की टर्म है। मेरे लिए तो प्रभु आप ही महादेव हो। तो जब वो टीवी सीरियल आया कि देवों के देव महादेव, तब वो हमें पता ही नहीं चला। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी जी। सर।
उसी तरह से महादेवी टर्म जो है वो महालक्ष्मी के लिए भी है, महासरस्वती के लिए भी है, और महाकाली के लिए भी है। ये तो मैं दुर्गा सप्तशती में ही बहुत सारे जगह दिखा दूंगा। सब ठीक है जगह जी। है यही। हाँ, जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इस प्रोग्राम में सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के हिसाब से रखा कि हीलर किसको कहते हैं हम, और हीलर्स के लेवल क्या होते हैं। हीलर के लिए कंपलसरी, मतलब कोई भी व्यक्ति आप बोलो कि भाई ये तो हीलर बन ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीलर के लिए कंपलसरी होता है पेन होना। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। पेन, उस पेन को रिजॉल्व, ये पहला लेवल होता है। पेन नहीं है तो लेवल 1 का भी हीलर नहीं बन सकता। पेन आया तो पेन कैसे रिजॉल्व हुआ, इस पार्ट पे अटेंशन गई तो लेवल 2 का हीलर बना। फिर उसने सॉल्यूशन ढूंढा ट्रेडिशनल सिस्टम को पढ़ के कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, लेवल 3 का। प्रेजेंट सिस्टम से कंपेयर करा, लेवल 4 का हीलर। फिर उसके लिए मेथोडोलॉजी आइडेंटिफाई करी, लेवल 5 का हीलर। फिर उसने सब्जेक्ट रिलेटेड डिबेट्स कंडक्ट कराई, लेवल 6 का हीलर। फिर उसने लोगों को सेटिस्फाई करा, लेवल 7 का हीलर। फिर वो उसने सबको सिखाना शुरू कर दिया, लेवल 8 का हीलर। तो अगर कहीं भी कोई भी व्यक्ति हीलर बन रहा है, उसके पास पेन होना जरूरी है। अगर उसके पास पेन नहीं है, वो कभी भी हीलर नहीं बन सकता। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? नेक्स्ट पार्ट। हीलर बनने के लिए मतलब एक डिजायर होनी चाहिए दूसरों की मदद करने की। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो मैंने सबसे ज्यादा देखा है। कोई भी व्यक्ति के पास डिवाइन पावर्स जो है वो आती तब है जब वो डिजायर करता है उस रोल प्ले की जो डिवाइन का खुद का होता है। मतलब मेरा एक फ्रेंड था, वो उसको पार्किंसन हो गया। वो आरती को भी बहुत अच्छी तरह से जानता था, तो उसने जो है जैसे ही आरती को देखा, और तब तक उसको पार्किंसन डेवलप हो चुका था। तो आरती को पहली बार एकदम से लगा कि काश मेरे पास कोई ऐसी पावर होती जिससे कि मैं इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देती। तो बस उसके बाद से ऐसा हो गया कि वो हमेशा जो है, वो जब जब मिलता तब आरती हीलिंग करती। और उसके मतलब उसे पार्किंसन की ऑलमोस्ट एक टैबलेट हर एक घंटे पे खानी थी। पर वो जो है वो ऐसा हो ही नहीं पाता था कि वो जो है टाइम से हीलिंग रिक्वेस्ट दे। तो वो आरती वेट करती थी कि वो कब हीलिंग रिक्वेस्ट दे। जैसे ही वो हीलिंग रिक्वेस्ट देता और वो हीलिंग करती, उसके सारे जो वो ट्रेमर्स होते थे तुरंत जो है गायब हो जाते थे। 3 3 4 4 दिन तक उसके ट्रेमर्स नहीं आते थे, क्योंकि जब आते थे तभी उसे मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तो हर एक घंटे पे उसको मेडिसिन लेनी पड़ती थी, मतलब 24 घंटे में 17 18 मेडिसिन की उसकी स्थिति थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, इसको जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति हीलर जो है तब बनता है जब उसके भीतर जो है डिजायर होती है, उसके ओके अपने सर। पर्सनल हीलिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उसके आसपास उसके एनवायरनमेंट में होते हैं। एक स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है कि जब कोई परेशानी होती है तो उसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअल कॉलिंग से आता है। और वो एक इनहेरेंट गिफ्ट बन जाता है कि व्यक्ति जो है जब तक उससे जुड़ा रहता है
उस प्रोसेस को देखता रहता है, तब तब ये प्रक्रिया काम करती है, फिनोमिनली काम करती है। इस जर्नी में हीलर को अपनी सेल्फ की डिस्कवरी करनी चाहिए, लर्निंग एंड ट्रेनिंग उसके प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करती है, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एंड एक कॉन्टिन्यूस ग्रोथ पार्ट, तो ये उसकी जर्नी का पार्ट होता है। अभी हम 21 तारीख से हमारा टेक प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएगा, तो उसमें हम ये सारी की सारी सपोर्ट देना शुरू भी कर रहे हैं। तो एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो हमारा पूरा टेक डेवलपमेंट कर रही है, तो उसके साथ में हम ये सब चीजें टेक्नोलॉजी वाइज सपोर्ट के तौर पे हर एक हीलर को प्रोवाइड करेंगे। देन कमिंग टू डीप कनेक्शंस, पर्सनल ग्रोथ, इनर पीस, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। कमिंग टू द मेन पार्ट, अब यहां से हमारा कहानी का मेजर पार्ट शुरू होता है कि ये जो जितनी भी लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, वो हर एक लेवल पे होता क्या है। सबसे पहले आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि वो ये व्हाट इज हीलिंग विद बीज मंत्र। तो हीलिंग विद बीज मंत्र इज द फर्स्ट एरिया। फिर ऑरा देखना, दूसरों की ऑरा देखना, फिर बीज मंत्र का ऑरा पे क्या इम्पैक्ट होता है, बीज मंत्रों के साथ मेडिटेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, और मेडिटेशन का ऑरा पे क्या इम्पैक्ट होता है। फिर रिजॉल्विंग डिजीजेस विद बीज मंत्र, कौन सी बीमारी में क्या चीज का चेंज आएगा, फिर दूसरों की बीमारियों में क्या आप चेंज ला रहे हैं, एंड फाइनली मास्टरिंग दिस आर्ट। सो ऐसे करके ये जर्नी जो है वो 2 महीने से लेकर और 4 साल तक, 5 साल तक ये चल सकती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंशियल प्रोसेस। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि भाई एक एमबीबीएस का कोर्स है, एक एमडी का कोर्स है, एक डीएम का कोर्स है। ऐसे करके आप आइडेंटिफाई करते रहिए कि क्या क्या चीजें इसके तौर पर आती हैं। बट एमबीबीएस में पेशेंट देखने की परमिशन जो है वो फाइनल ईयर में आती है, एमडी में पहले दिन से होती है, डीएम में पहले दिन से होती है। तो विच मीन्स कि जो नेक्स्ट लेवल की एक्टिविटी है वो पेशेंट देखने से ही आएगी, बिना पेशेंट के देखे आपको ये पूरा का पूरा पार्ट आएगा ही नहीं। Sir, you wrote meditation 1 hour in that slide. So you mean we should meditate 1 hour every day? मतलब इससे कम में तो काम ही नहीं चलता, Okay. इससे Yeah, कम makes में तो sense. काम ही नहीं चलता। Hmm. देखिए, हमारे को अगर दूसरे को हील करना है तो हमारा एनर्जी रिजर्वॉयर बहुत बड़ा होना चाहिए। आमतौर पे जितने भी लोग रेकी, प्राणी, किसी भी डोमेन में हीलिंग में जाते हैं, वो इनिशियली तो हीलिंग कर लेते हैं, बाद में उनकी अपनी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाती है। उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि उनकी अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रीट करने में चली जाती है और वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये रीजन है। तो मैंने इसलिए ये प्रोटोकॉल बनाया कि हर एक व्यक्ति को रोज बीज मंत्र लिखना है 3000 टाइम्स डेली। तो जब वो 3000 टाइम्स डेली बीज मंत्र लिखेगा विद राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, विद बोथ हैंड्स, तो ये नियम जो है ये कंपलसरी है। राइट हैंड से लिखने से लेफ्ट ब्रेन ट्रिगर होगा, उसकी एनालिटिकल एबिलिटीज इंप्रूव होंगी। लेफ्ट हैंड से लिखने से राइट ब्रेन ट्रिगर होगा और उसकी इमोशनल और क्रिएटिविटी रिलेटेड एक्टिविटीज डेवलप होंगी। दोनों हाथों से लिखने पर मिड ब्रेन एक्टिवेशन होगा और उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब आप जो भी Yes, sir, बीज got मंत्र it. लिख रहे हैं, तो आपने अगर श्रीम लिखने के तौर पे ये प्रोसेस अडॉप्ट करा, आपने जो बीज मंत्र हुए उससे एनर्जी लिफ्ट करी, और एनर्जी लिफ्ट करके आपने वो एनर्जी वहां प्लेस कर दी जहां पर कि उसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है। जैसे ही आपने उस जगह एनर्जी को प्लेस करा, नीड को प्लेस करा, इमीडिएटली एनर्जी लेवल्स जो हैं वो इंप्रूव होना शुरू हो गए। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? आपके घर में कभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी टीवी खराब हो गया, आप रोज के रोज उसकी रिपेयर करा रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पर थी?
इलेक्ट्रिसिटी। है जी। इलेक्ट्रिसिटी। हमारी प्रॉब्लम जो है वो फंडामेंटली थी, जो हमारे घर में पावर लाइन आ रही थी उसके स्टेबलाइजर में। स्टेबलाइजर को हमने जैसे ही 220 पर करा, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है अपने आप सही डायरेक्शन में काम करना शुरू हो गया। अदरवाइज हम क्या रहे थे, हम अपने एक एक पार्ट जो जो गड़बड़ होता जाता था उसके तौर पे फोकस करते थे, तो हमें ये पता ही नहीं चला कि हमारा सोर्स कोड में प्रॉब्लम था। उस सोर्स कोड को एड्रेस करने का पार्ट हमने आइडेंटिफाई करा कि हमारा करंट वीक क्यों हो रहा है। हमारा करंट वीक इसलिए हो रहा है क्योंकि एज ए फिलॉसफी, एज ए प्रैक्टिस, हम धीरे धीरे नास्तिक हो रहे थे। पूजा हमारे लिए एक रिचुअल हो गया था। तो जब हमने ये आइडेंटिफाई करा कि हम अपने क्रिएटर से रोज कनेक्ट नहीं हो रहे, दस हमारा जो एनर्जी क्रिएशन का प्रोसेस था वो वीक होता जा रहा था। और क्योंकि हमारा एनर्जी क्रिएशन ही नहीं हो रहा था, तो वीक एनर्जी कितनी देर काम करेगी, उसमें भी वो हमने रेकी प्राणिक के हिसाब से एनर्जी लिफ्ट करी, 100 जनों की हीलिंग कर दी, 100 जनों की हीलिंग के बाद हमारी एनर्जी अपने आप ही डिप्लीट हो गई। ये रीजन था हमारे बीमारियों का हमारे लाइफ में आने का, डिस्पाइट बीइंग अ हीलर। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? या कोई डाउट किसी का? नहीं सर, एकदम सही है। सर जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो फिर वो उनकी भी एनर्जी वीक हो जाती है, जो टेवे वगैरह देखते हैं, वास्तु मैडम, करते हैं? कुछ भी करो ना, आप दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट ही होगे ना। हाँ जी। मेरे मेरे पिताजी उसका एग्जाम्पल क्या देते थे। मेरे फादर एडवोकेट रहे, लॉ के प्रोफेसर भी थे। तो कोई बात चल रही थी कहीं पर, तो बोले भाई देखो ऐसा है, क्लाइंट आया, उसने अपनी परेशानी पैसों के साथ जो है हमें दे दी। हम कचहरी से उठे, घर चले गए, पैसे पत्नी ने रख लिए, परेशानी हमारे पास रह गई। तो सारे प्रोफेशन इसी तरह से चल रहे थे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, मतलब कोई भी डोमेन हो। टिपिकली एस्ट्रोलॉजी वास्तु चक्र वालों का तो और ज्यादा, क्योंकि वो उसी डोमेन की बात करके ही उसको चेंज करने की बात कर रहे थे। तो मैंने जब ये पार्ट देखा तो मुझे बहुत रियलिस्टिक लगा कि हाँ भाई, ये सारी की सारी चीजें तो हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट हो रही है। तो मैं क्यों ना एक ऐसा रास्ता बनाऊं जिसमें कि मैं एनर्जी क्रिएट करना ही शुरू कर दूं। मैं उस प्रोसेस में ही ना जाऊं कि मुझे जो है ये पेड़ पौधों से ऊर्जा उठानी है, इससे उठानी है, उससे उठानी है। मैं ऐसे प्रोसेस में जाऊं जहां से कि मैं एनर्जी डेली क्रिएट कर रहा हूं। तो मुझे सरकार के वो क्या कहते हैं, वो मुझे सरकार के उस पर भरोसा नहीं है, जो पावर ग्रिड लाइन आ रही है। मैं तो अपने जनरेटर से ही अपने सारे काम कर लूंगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई तो रहेगी मेरे पास। ऐसे करके मेरा वो थॉट बना। और मजे की बात देखिए, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे यहाँ मेरठ वगैरह में लाइट बहुत ज्यादा जाती थी, तो वो जनरेटर से मैं कनेक्ट कर पाया था। अब आजकल यूपी में लाइट नहीं जाती, वो उस टाइम पे बहुत जाती थी। तो जब ये एस्पेक्ट मेरे को समझ में आया कि मैं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्रिएट करना शुरू करूं, तो हर चीज में उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। अब एस्ट्रोलॉजर जो है उसके पास में क्लाइंट आया, लुटा पिटा क्लाइंट, शक्ल से ही ऐसा बर्बाद सा लग रहा था। हाँ भाई क्या हो गया? अजी मैं तो मर गया, मेरी तो हालत ही बहुत बेकार है, तुम देख ही नहीं रहे, मेरी इतनी स्थिति खराब हो गई। हाँ भाई क्या हो गया? बोले जी ऐसे ऐसे है, ये परेशानी आ गई है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, इतने पैसे नहीं है। तो उसने कहा अच्छा भाई ठीक है, तो ये उपाय कर ले, ये कर ले, अभी इतने दिन की परेशानी है। ऐसे करके एस्ट्रोलॉजर हर बार एक नई डेट उसको दे देता था। तो वो उसको मोटिवेट करता था कि भाई देख, आज तो तू लुटा पिटा है ही, बट ये 4-5 दिन के लिए है, इसके बाद तेरे को जो है वो बिल्कुल सबसे बढ़िया वाली सिचुएशन हो जाएगी। ऐसे करके टाइम निकलता था उसका, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता था। तो जब ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आया, तो एज ए टूल इट इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज कि आप एक व्यक्ति को होप दे रहे हैं, बट अगर वो होप के बदले आपने पैसे लिए और वो होप पूरी नहीं हुई, तो आपके ऊपर उल्टा दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये क्लाइंट और वो उसका जो क्या कहते हैं उसको,
वैद्य और रोगी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो उसके तौर पर ये अप्लाई होता है नियम, कि या तो आप रोगी से पैसे मत लो, अगर पैसे ले रहे हो तो उसे ठीक करके दो। आप पैसे ज्यादा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर अगर रिजल्ट नहीं दिया तो उसका पनिशमेंट 100% आएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब यहां से आते हैं गेम चेंजर पे। गेम चेंजर क्या था? एक कैम सोसाइटी थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। एक कैम सोसाइटी थी जिसका मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो जब मैंने इस, और यूएस में ये अप्रूव थी, और यूएस में नियम क्या था कि भाई ये पूरा कैम जो है 5 पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 4 5, होल मेडिकल सिस्टम। इसमें ट्रेडिशनल चाइनीज, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इनको एक्नॉलेज कर दिया। बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिस में हर्बल, प्रोबायोटिक्स, विटामिन। एनर्जी मेडिसिन में स्पिरिचुअल हीलिंग, कीडो, डिस्टेंस हीलिंग। मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस में मसाज, ऑस्टियोपैथिक, चिरोप्रैक्टिक, ये वाले पार्ट। माइंड बॉडी इंटरवेंशन में मेडिटेशन, हिप्नोसिस एंड योगा। इस तरीके से करके ये 5 पार्ट में दुनिया की सारी हीलिंग मोडालिटीज इसके अंदर जुड़नी शुरू हो गई। तो जब मैंने ये पूरा प्रोसेस स्टडी करा तो मैंने कहा "अरे, इसमें तो बहुत सारी चीजें मिसिंग है"। तो इसमें मिसिंग क्या था? इसमें मिसिंग था आत्मा और बीज मंत्र। मतलब क्या हुआ इस बात का? जब मैंने ये मोडालिटीज के बारे में पढ़ना शुरू करा तो मैंने देखा अमेरिका ने क्या कहा कि होल मेडिकल सिस्टम जो है उसको तो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, आयुर्वेदा को भी उसके अंदर एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदा के अंदर आत्मा और मंत्र चिकित्सा रिलेटेड जो डोमेन है, मंत्र बीज मंत्र रिलेटेड, हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? अब हाँ, आप समझ में आया। जब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, अब ये जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थी ये तो थे ही नास्तिक, तो इन्हें तो इस बात के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि इनके यहाँ आत्मा और बीज मंत्र का कोई चक्कर नहीं था। होम्योपैथी में दवाई देनी थी, होम्योपैथी वालों को भी इसका फर्क नहीं पड़ना था। नेचुरोपैथी में एक्सरसाइज थी तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना था। फर्क किसे पड़ना था? जहां पर भी आयुर्वेदा के अंदर दैव विपाश्रय चिकित्सा, युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा, ये तीनों नहीं हो सकते थे। अगर होते तो अमेरिका का उसमें जो है वो संविधान उन्हें उठा के जेल में डालने के लिए सफिशिएंट था। ऐसे करके मैंने सबको आइडेंटिफाई, जैसे यहाँ पे माइंड बॉडी इंटरवेंशन था, मैंने कहा भाई आत्मा क्यों नहीं लिखा, ये माइंड बॉडी सोल इंटरवेंशन होना चाहिए था। पर माइंड बॉडी सोल नहीं है, माइंड बॉडी इंटरवेंशन है। अब आप इसका रीजन समझो ये क्यों मैंने बोला पॉइंट। मेरे पास डिफेंस के कुछ लोग आए, उन्होंने बोला जी कारगिल में जो फौजी है, कारगिल का फौजी जो है उसकी मेंटल हेल्थ में डिस्टरबेंस आया, तो अब हम क्या करें? तो मैंने कहा कि ये व्यक्ति जिसका जिसका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति की फिजिकल बॉडी जो है वो थक चुकी, उसकी मेंटल बॉडी भी थक चुकी, इसकी रिपेयर कौन करेगा? कोई तो ऐसा होगा ना। अब मैं अपने शरीर को कैसे ठीक करूं, अपने दिमाग को कैसे ठीक करूं, रिपेयर कौन कर रहा है फाइनली? रिपेयर तो आत्मा कर रही है ना। और मैं आत्मा वाले किसी भी प्रोसीजर को यूज नहीं कर रहा। एज अ रिजल्ट मैंने आइडेंटिफाई करा कि ये तो सब्जेक्ट में ही गैप बन गया जस्ट बाय चेंजिंग अ बेसिक डेफिनेशन। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? मेरे पास जो बीमारियां आई, फॉर एग्जाम्पल ऑटिज्म, एडीएचडी, किसी भी तरीके का मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन,
इन सब में मुझे क्या चीज चाहिए जो रिपेयर करे? माइंड और बॉडी तो पहले ही निपटा पड़ा है। हाउ वुड आई ट्रीट अ पर्सन? मेरे को आपने बोल दिया भाई आयुर्वेदा की दवाई चल सकती है, कौन सी वाली? जिसमें जड़ी बूटी पड़ती है, जो भस्म वगैरह है वो नहीं दी जा सकती। अब पूरा आयुर्वेदा की बजाय आयुर्वेदा की आधी टांग चला दी इन्होंने, डेढ़ टांग हटा दी। आयुर्वेदा ही क्या कर लेगा ग्लोबली? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ऐसे करके हमारे पूरे सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हुए वो इतने फिनोमिनल थे कि हम सॉल्व कैसे करें प्रॉब्लम को अदर देन एलोपैथी। एलोपैथी तो सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा था। एलोपैथी के अलावा भी कोई प्रक्रिया, जैसे हम माइंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस दे रखी है, ये मसाज दे रखा है, मैं यहां पर बीज मंत्र नहीं डाल सकता। तब जब मैंने ये पूरा स्टडी करा, इन्होंने एनर्जी मेडिसिन भी इस डेफिनेशन डाल दी, स्पिरिचुअल हीलिंग भी डाल दी, कीडो भी डाल दिया, डिस्टेंस हीलिंग भी डाल दी। तो पूरे सिस्टम को पढ़ने के बाद सिर्फ एक डिस्टेंस हीलिंग मेरी पकड़ में ऐसा आया कि मैंने कहा हाँ, इसमें ये मुझे नहीं पकड़ सकते। मुझे क्या, किसी को भी नहीं पकड़ सकते। लॉ में ये पावर नहीं है कि वो, अगर लॉ इस बात को कहता है जी हाँ भाई इसने जादू मंत्र करके कोई काम करा है, तो पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर कोई व्यक्ति किसी का इलाज करके दिखा सकता है, सो मच सो दैट कि 2 मिनट के अंदर मशीन की रीडिंग चेंज हो जाए। ऐसे करके मैंने और आरती ने बैठ के ये सब्जेक्ट का निश पकड़ा और इस निश के बेसिस पर मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन निकाला। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं? आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं था कि ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर के साथ ही मैंने जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का डाला वो ये डाला कि मुझे ये बताओ एलोपैथी ने कैम को अलाउ क्यों करा, और वो भी इतनी सारी डोमेन्स के अंदर। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत सारी बीमारियों के सॉल्यूशन खुद ही नहीं दे पा रहा था। तब मेरे पास ये वाला ग्रिड आया। इस ग्रिड के अंदर सेम प्रोसेस में वो जो मल्टीप्लिकेशन एक्टिविटी था, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, तो वो रेकी हीलिंग के टाइम पर वो इंसोम्निया की प्रॉब्लम रिड्यूस होने लगी, तो रेकी को जो है एंडोर्समेंट मिल गया। डिप्रेशन की प्रॉब्लम नेचुरोपैथी में जाने के बाद रिड्यूस होने लगी, उसको वो मिल गया। ऐसे करके ये तमाम बीमारियां जो थी, एक एक मोडालिटी के अंदर इसका इलाज था और एलोपैथी में उसका इलाज नहीं था। तो वो थेरेपीज को, उसके एस्पेक्ट को वो एक्नॉलेज कर लिया गया। ठीक है, जैसे ये बाइपोलर डिसऑर्डर लिखा है, म्यूजिक थेरेपी से इसका इम्पैक्ट आता है। फटीग जो है वो स्वीडिश मसाज से जाता है। ऐसे करके तमाम ये डिटेल्स यहाँ पर दे रखी थी। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, तो ये जो है ये बैक पेन में बहुत जबरदस्त काम करता था। बैक पेन लोगों का ठीक नहीं होता था। तो जब ये प्रोसेस आया तब मैंने इस पूरे प्रोसेस के अगेंस्ट एक स्ट्रक्चर बनाया कि मुझे कैम नहीं, न्यू कैम चाहिए। अब अकेले एक नहीं बदलेगा, सबको बदलना पड़ेगा। क्यों? इसलिए बदलना पड़ेगा कि मुझे होल मेडिकल सिस्टम, चाइनीज, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, अकेले इसकी बात नहीं करनी है। मुझे न्यू कैम में इंटीग्रेटेड विद एलोपैथिक सॉल्यूशन को क्रिएट करना है, जो मंत्र चिकित्सा सिस्टम के माध्यम से एक एक एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म करे। विल इंटीग्रेट ऑल इनटू वन प्रैक्टिस। बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिस नहीं चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस चाहिए। तो वाइटल फोर्स का एक्नॉलेजमेंट नहीं है। एनर्जी मेडिसिन नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन एनर्जी मेडिसिन, इंफॉर्मेशन एनर्जी और मैटर मेडिसिन, तीनों के तीनों डोमेन को करना पड़ेगा, तभी कंप्लीट होगा। मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस नहीं चाहिए, मर्ज मॉडल चाहिए जिसमें कि सोल इनकॉर्पोरेट करके हम बात कर रहे हैं। माइंड बॉडी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, माइंड बॉडी एंड सोल इंटरवेंशन चाहिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो एक लार्जर पिक्चर को जब हम देखना शुरू करते हैं, स्वप्निल जी बहुत लेट आए आप, मैं बहुत नाराज हूं इस बात से। 12:30 बजे क्लास खत्म होती है और आप 12 बजे आ रहे हैं।
तो जब मैंने इस एस्पेक्ट को देखा तो मुझे पता चला कि अरे ये तो बहुत ही डीपर प्रोसेस है। हम ठीक इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि सिस्टम में कोई आयुर्वेदा या कोई होम्योपैथी वाला या कोई भी वो सॉल्यूशन नहीं दे रहा। हम इसलिए ठीक नहीं हो रहे क्योंकि जहां से भी हम ठीक हो सकते हैं किसी ने हमारे पूरे प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा है। मैडम ये पीपीटी आपके पास में है, आपको स्लाइड रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, मैं उसको खोल देता हूं फिर से। वरना ये पीपीटी जो आपको भेजी है उसी के पार्टी में पढ़ के बता रहा हूं यहां पर। तो मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे कोई भी हो, सबको अपनी राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया आयुर्वेदा एसोसिएशन के साथ लास्ट ईयर हमने एक प्रोग्राम करा था, 15 दिन का वर्कशॉप करा था। तो जब हमने उसकी बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ये जो है हमारे यहाँ हम जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो बैद्यनाथ जैसे बनाता है, स्वर्ण भस्म और पारक भस्म ऐसे करके जितनी भी भस्म है वो सारी हम भस्म, कोई भी भस्म यहाँ पर नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे ऊपर जो है वो उसके लॉज अप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने कहा आप आयुर्वेद की भस्म नहीं दे सकते तो क्या घास फूस से चिकित्सा करोगे? तो उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं था उस पार्ट का। तो मैंने कहा चलो मैं तो मन चिकित्सा कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मैं तो टीवी पे दिखना चाहिए आदमी आपका, और क्या दिक्कत है। तब हमने लाइन से ऑस्ट्रेलिया आयुर्वेदा एसोसिएशन के जो भी डॉक्टर जितने भी पेशेंट ला रहा था उसको हमने जूम कॉल के ऊपर ट्रीट करके दिखाया और उसकी रिकॉर्डिंग उठा के हमने अपने चैनल पे डाल दी। तो आप देखेंगे कि व्यक्ति आ रहा था, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी और जा रहा था, कोई दवाई और किसी चीज का कोई चक्कर नहीं था, कोई लॉ वाइज ऑब्जेक्शन भी नहीं था। तो ये So हमारे can you पास कितना। post the link of the video? Can you हाँ post हाँ, the वो link? वो मैं वो कर दूंगा, मेरे YouTube चैनल पर रखे हैं, बहुत सारे वीडियो रखे हैं। मैं हमेशा Okay. टेस्टिमोनी के साथ ही कोई चीज देता हूँ, तो इसलिए Okay. वो तो Thank you, कोई sir. ऐसा बड़ा डिफिकल्टी नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे देश की मोडालिटी आयुर्वेदा वालों को ढूंढनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ढूंढा। साधु संन्यासियों को ढूंढनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ढूंढा। जो हमारे बाकी मोडालिटी वाले लोग थे उनको ढूंढनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं देखा। तो वो मरता क्या ना करता, वो किसी ने, वो भगवान ने एक जैसे वो क्या भाई कहीं नहीं डाल रहा तो चलो इसी में डाल दो, छुट्टी करो, ऐसे करके हुआ। तो आपको अगर ये सब्जेक्ट सीखना है तो सबसे आसान पार्ट है अपने आप को पात्र बनाने के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। भाई 25-30 लोग हैं यहाँ पर ग्रुप के अंदर, तो 25-30 लोग 25-30 बीमारियां तो चुन लें, एक बीमारी के लिए अपने आप को डिफाइन कर लें। और ये रूपा मैडम और कीर्ति मैडम को करें, उनके पास में जो है बीमारी का एक डॉकेट बना हुआ है, वो डॉकेट ओन कर लें कि भाई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर, मेंटल हेल्थ, कोई सी भी एक डोमेन चुन लें कि मैं ये डोमेन पे काम करूंगा, अगले 2 महीने काम करूंगा, और उसकी जितनी बीमारियां मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, उसकी क्या टिश्यू सॉल्ट है, क्या उसकी मंत्र चिकित्सा है, क्या पार्ट है, उसके लिए ही वो कमिटेड रहे। किसी को लगता है एस्ट्रोलॉजी वाइज कोई प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, जिस चीज की वास्तु की कोई प्रॉब्लम है, चक्रा की कोई प्रॉब्लम है, बीमारी सॉल्व करनी है, उसका कंप्लीट इकोसिस्टम बनाना है। मैं मेरा पॉइंट समझा समझ पाया? में आ गया। तो समझ जब गया। आप एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनेंगे, ये मेरी गारंटी है कि ये पूरा प्रोग्राम जो है इसमें जितने भी मैंने आपको वर्टिकल दिखाए वो सारे आपको सिखा सकता हूं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से। मैंने पूरे प्रोसेस में एस्ट्रोलॉजी को नवग्रह 9 पे बांध दिया, वास्तु को 9 डायरेक्शन पे कर दिया, चक्रास को 9 चक्रा कर दिए। जैसे ही मैंने 9 बाय 9 बाय 9 करा, मेरा पूरा प्रोग्राम जो है स्टैंडर्डाइज हो गया। अब आप दुनिया की कोई सी भी हीलिंग मोडालिटी पूछोगे, मैं ये 9 बाय 9 बाय 9 मॉडल से उसको आंसर कर दूंगा, उसकी रेमेडी बता दूंगा, उसके सारे प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि किसी ने हमारे को जान ना पाए इसलिए ऐसी कहानी दे दी कि जी चक्रा तो 7 होते हैं। अब आप कैसे 9 चक्रा पैदा करोगे जब 7 चक्रा ही होते हैं? तो मेरे को तो, मैंने एक दिन बस वो ललिता देवी का नाम लिखा था कि ये तो इसमें 58वें वाला ला आ रहा है। वो ललिता देवी प्रसन्न हो गई, उन्होंने एक पूरी प्रक्रिया ही मुझे बता दी। पूरा तंत्राज तंत्र जो है वो श्री यंत्र की क्रिएशन से कनेक्टेड था, तो पूरा स्ट्रक्चर ही क्लियर हो गया। तो इसलिए वो डिवाइन ग्रेस जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप डिवाइन के बारे में सोच रहे हो।
आप में से किसी ने वो चालबाज पिक्चर देखी है श्रीदेवी की? हाँ वो जी सर, चालबाज, देखिए। हाँ तो चालबाज पिक्चर दोबारा देखिएगा, उसके अंदर एक डायलॉग आता है कि उसमें एक सीधी सादी होती है और एक बहुत तेज और चालाक होती है। तो जो सीधी सादी होती है वो हर समय भगवान की पूजा ही करती रहती है। तो जो उसके साथ में रजनीकांत था, हाँ तो रजनीकांत ने बोला ये क्या हर समय भगवान की पूजा करती है, कभी ये मांगती है कभी वो मांगती है, कभी ये भगवान से पूछा है कि तू कैसा है, तू ठीक है नहीं है, तेरे लिए कोई चीज की जरूरत? तो बोले जब आप सिर्फ एक मांगने की विंडो खोल रहे हो और सिर्फ उसी विंडो पर हो, कभी भगवान से भी तो पूछो ना कि वो कैसा है। तो मुझे वो पिक्चर में वो वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा। तब मैंने हर भगवान से ये वाली चीज पूछी। फिर काली से पूछा कि भाई तुझे काली कोई पुकारता है, तेरे को अच्छा लगता है बुरा लगता है? तो जवाब मिल गया। गणेश जी को पूछा कि आपको ये हाथी वाला सर फिट हो रहा है प्रॉपरली, नहीं हो रहा? उन्होंने कहा बिल्कुल फिट नहीं हो रहा। ऐसे करके हर देवी देवता का जो डिस्कम्फर्ट था वो जैसे ही एड्रेस करा, इमीडिएटली रिजल्ट मिले। और जब मैं मंत्रों का वो चेंज करके वो एनर्जी के तौर पे जब आपके सामने रखूंगा, आप कहेंगे इतनी एनर्जी आपने अपने लाइफ टाइम में ना सुनी ना देखी होगी। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो ये प्रोग्राम इस तरह से चलेगा। अब शाम की क्लास जो है वो फिर से रूपा जी और कीर्ति मैम लेंगे, और इसका जो पीडीएफ हमने शेयर करा है वो पीडीएफ आप लोग डिस्कस करेंगे। मैंने अभी तक एग्जैक्टली उस पीडीएफ में जो पीपीटी से रिलेटेड पीडीएफ है वो शेयर करी है। आपको शाम वाले टाइम पर उसको डिस्कस करना है। एंड आई बिलीव कि अब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल पीपीटी स्लाइड बाय स्लाइड ही चलेगा पूरे अगले 29 दिन तक। एक टाइम पर पीपीटी, एक टाइम पर पीडीएफ, सो दैट कोई क्वेश्चन किसी का मिस नहीं हो। और जो क्वेश्चन मिस हो रहा है वो आंसर करने का जिम्मेदारी मेरा है। ठीक है, ये हो गया टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2, सब लोगों को अपना वो दुर्गा सप्तशती वाली जो टीम है वो, रूपा जी कहाँ गई? रूपा जी चली गई क्या? I'm here, sir. अच्छा, ठीक है। तो मैडम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको वो देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती वाली टीम के तौर पे डिफाइन करना। हाँ ठीक है। और जो हमारे वो 6 डॉक्यूमेंट थे जो मैंने उसके शेयर करे थे पर्टेनिंग टू डिजीज वाले, तो वो वाले डॉक्यूमेंट और हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, सो दैट एवरीबडी इज इन सिंक। कि उसको एक बीमारी बिल्कुल कसम खा के बिल्कुल ऐसा कि ये 115 करोड़ हिंदू हैं तो इनमें ये वाली बीमारी रहेगी नहीं। मैंने डायबिटीज के तौर पे रखा है अपने लिए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड पे हम मैं बिल्कुल, पर डायबिटीज इज माय एरिया जिसको मैं अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको कंप्लीटली इरेडिकेट करने की बात कर रहा हूं। तो सब लोगों को एक एक बीमारी ओन करनी है, उसका कंप्लीट डॉकेट पे काम करना है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हमारी ये 2 महीने की, हाँ वो रूपा मैडम प्लीज वो वाले डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं तो मैं अभी आफ्टर द क्लास आई विल शेयर। तो सबको क्लियर हो गया? हमने टीम्स बनाने के बोला है सो दैट कि हमारा 15 जुलाई तक दुर्गा सप्तशती का एक चैप्टर, जैसे महिषासुर जो है वो दुर्गा सप्तशती में चैप्टर 2 है, और देवी भागवत में उसका एक चैप्टर नंबर है, वो दोनों को मैप करके डिफरेंस हाईलाइट करना है, बताना है कि ये क्या डिफरेंस है और क्यों है, और उसका ओवरऑल टेक्स्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सो दैट कि हमारे जो 200-250 श्लोक मिसिंग है वो हमारे पास वापस आ जाए। एंड हम फिनोमिनल इस नवरात्रि में जो 15 जुलाई से गुप्त नवरात्र शुरू होंगे उस पे 9 दिन हम उसी उसका चिंतन करेंगे, उसी को कनेक्ट करेंगे, सो दैट कि इतनी फिनोमिनल एनर्जीज जनरेट हो कि हम 115 करोड़ हिंदुओं को बिल्कुल 100% हेल्दी कर पाए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। मैं नॉर्मली जब भी कोई मेडिटेशन कराता हूं 3 चीजों की बात जरूर बोलता हूं। 115 करोड़ हिंदू, विश्व के सारे आस्तिक, आस्तिक का मतलब होता है दोज हु बिलीव इन द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स,
अब वो किसी भी फॉर्म में हो, दैट डजंट मैटर। और तीसरा पार्ट होता है विश्व के समस्त नास्तिक जो आस्तिक बनना चाहते हो, उनकी रक्षा करने के लिए ये मंत्र चिकित्सा मैं जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं अकेला क्या करूंगा, मतलब वो तो सबके एफर्ट से ही होगा ना। सो दैट्स हाउ इट इज।